हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स इन इंडिया का एक और सेशन, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं दो स्कीम्स। एक है हमारी स्टैंड अप इंडिया स्कीम और दूसरी है हमारी अमृत सरोवर मिशन, अमृत सरोवर। तो इस लेक्चर की जो पीडीएफ है आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और जिसने हमारे पहले के सेशन नहीं देखे गवर्नमेंट स्कीम्स के, वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट स्कीम की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे स्टैंड अप इंडिया की। तो ये जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, ये हमारी लॉन्च की गई थी किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, और इसको लॉन्च किया गया था इन ईयर 2016। रिसेंटली इसने क्या किया, अपने 9 इयर्स कंप्लीट किए हैं। तो ये स्कीम भी इंपॉर्टेंट बन जाती है हमारे लिए। तो देखो, ये जो स्कीम थी बेसिकली, इसका मेन टारगेट क्या था कि जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कि अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको लोन प्रोवाइड करना। अब ये इसमें कैसे लोन प्रोवाइड किया जाएगा, किस किस को लोन प्रोवाइड किया जाएगा, वो समझते हैं। तो देखो, इसमें दो बातें बोली गई हैं। अगर मेल हो, अगर आप मेल हो, तो आपका क्या कंपलसरी होना जरूरी है? एससी कम्युनिटी से या फिर एसटी कम्युनिटी से। या तो फिर आप एससी कम्युनिटी से होंगे या तो एसटी कम्युनिटी से होंगे, तो आपको लोन मिलेगा अंडर स्टैंड अप इंडिया। या फिर आप फीमेल होने चाहिए। अगर आप फीमेल हो तो आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा कि आप एससी हो, एसटी हो, जनरल हो, ओबीसी हो, कुछ नहीं। सभी फीमेल्स को और एससी एसटी कम्युनिटी के मेल्स को इस स्कीम के अंडर लोन दिया जाएगा। कितने का लोन दिया जाएगा? 10 लाख से लेके 1 करोड़ का। 10 लाख से लेके 1 करोड़ का। अब यहाँ पे 10 लाख से क्यों स्टार्ट किया है? क्योंकि 10 लाख से नीचे पहले क्या था, आपका मुद्रा लोन मिल जाता था। मुद्रा लोन मिल जाता था आपको 10 लाख से नीचे, जिसमें क्या था आपका 50,000 तक शिशु, किशोर, तरुण, ठीक है। 50,000, 5 लाख, 10 लाख। पर आप क्या कर दिया, तरुण प्लस कैटेगरी भी डाल दिया है, तो उसको 20 लाख कर दिया है। पर ये बात हो रही है 2016 की। तो 2016 में जब मुद्रा लोन था, उसमें मैक्सिमम कितना लोन मिलता था आपको? 10 लाख। 10 लाख से ऊपर लोन चाहिए आपको, तो आप किसके थ्रू ले सकते हो? स्टैंड अप इंडिया के थ्रू। पर उसमें भी क्या है, अगर आप मेल हो तो एससी एसटी कम्युनिटी का होना चाहिए, और अगर आप फीमेल हो तो आपके लिए कोई मतलब कम्युनिटी का होना जरूरी नहीं है। सभी फीमेल्स को इसके अंडर एलिजिबल है लोन लेने के लिए। आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 18 ईयर्स की। और आपका कोई भी प्रीवियस लोन जो है वो डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। मतलब आपका कोई भी प्रीवियस लोन जो है वो एनपीए नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपने जो कोई लोन ले रखा होगा पहले का, वो प्रॉपर चलना चाहिए आपका, तभी आप इस स्कीम के अंडर लोन लेने के लिए एलिजिबल रहोगे अंडर स्टैंड अप इंडिया। और ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। तो ये चीज भी आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब यहां पे बात करते हैं हम पर्पस ऑफ द लोन की। अब ये जो स्टैंड अप इंडिया के तहत लोन दिया जा रहा है, ये सिर्फ आपके ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए लोन दिया जाएगा। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए लोन नहीं दिया जाएगा अंडर स्टैंड अप इंडिया। ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ग्रीन फील्ड क्या? जो आप एकदम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो। और ब्राउन फील्ड क्या? जो पहले से ही एग्जिस्ट करता है और उसको आप मॉडिफाई कर रहे हो या उसको इंक्रीज कर रहे हो या एनहेंस कर रहे हो, वो होता है आपका ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। तो ये सिर्फ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए लोन दिया जाएगा एंटरप्रेन्योर्स को। अब यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था कि मेल होगा तो उसको एससी एसटी कम्युनिटी का होना जरूरी है, और विमेन के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। पर यहाँ पे एक चीज समझना, अगर कोई कंपनी खोल रहा है, अगर कोई कंपनी खोल रहा है और उसके लिए लोन ले रहा है अंडर स्टैंड अप इंडिया, अगर कोई कंपनी खोल रहा है और उसके लिए लोन ले रहा है अंडर स्टैंड अप इंडिया, तो वो क्या कर सकता है? कंपनी में जो 51% की साझेदारी है, 51% की साझेदारी है, या तो वो एससी कम्युनिटी वालों को दे दे, एसटी कम्युनिटी वाले को दे दे, या फिर विमेंस को दे दे। अब ये चीज समझना है, इसका मतलब क्या है? अगर आप इंडिविजुअल ले रहे हो और आप मेल हो, तो आपको एससी एसटी कम्युनिटी का होना चाहिए, या आप इंडिविजुअल ले रहे हो तो आपको विमेन होना चाहिए, तभी आपको स्टैंड अप इंडिया के अंडर लोन मिलेगा। पर अगर आप कंपनी खोल रहे हो, अपनी खुद की कंपनी, कंपनी में क्या होता है, बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, और आप चाहते हो हमारी कंपनी को फंड मिल जाए अंडर स्टैंड अप इंडिया लोन, ठीक है, अंडर स्टैंड अप इंडिया उनको लोन मिल जाए कंपनी को, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी कंपनी की जो ओनरशिप है, ओनरशिप क्या मतलब 51% की जो शेयर्स है, वो किसको अलॉट करने पड़ेंगे? या तो फिर एससी कम्युनिटी के मेल को, या फिर एसटी कम्युनिटीज को मेल को, या फिर विमेंस को। चाहे एक विमेन हो, दो विमेन हो, अगर वो विमेंस है, 51% की ओनरशिप उनके पास है, तो आपकी कंपनी को स्टैंड अप इंडिया के अंदर लोन मिल जाएगा। फिर अगर आपकी कंपनी का 51% का शेयर मेल्स के पास है और वो एससी एसटी कम्युनिटी के हैं, तो आपकी कंपनी को लोन मिल जाएगा अंडर स्टैंड अप इंडिया, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। और ये किस लिए लोन मिलेगा? हमेशा ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए ओनली। फिर कितना लोन दिया जाएगा? जितना आपको अपना सेटअप खोलने में अब खर्चा आ रहा है, उसका 85%। जितना आपको सेटअप खोलने में खर्चा आ रहा है, उसका 85% आपको लोन मिल जाएगा। 15% का मार्जिन रखा है कि भाई ये आपको खुद फाइनेंस करना पड़ेगा। 15% में से भी क्या है, ये जो लास्ट पॉइंट है, 15% में से भी क्या है, 10% जो है वो इंडिविजुअल को खुद लाना पड़ेगा। 10% इंडिविजुअल को खुद लाना पड़ेगा। बाकी का 5% वो किसी और गवर्नमेंट स्कीम्स के तहत कंट्रीब्यूट कर सकता है। मतलब उसको, अगर एक वो अपना प्रोजेक्ट खोल रहा है, उस प्रोजेक्ट को खोलने में उसको समझ लो 50 लाख रुपए की लागत आ रही है, 50 लाख रुपए की लागत आ रही है, तो 50 लाख का 15% कितना हुआ? 10% 5, और 5% 2.5, 7.5 लाख।
7.5 लाख रुपए जो हैं वो क्या करना पड़ेगा, उसको खुद अरेंज करने पड़ेंगे इंडिविजुअल को। और 7.5 लाख में से भी क्या है 10%, यानी कि 5 लाख जो है वो तो उसको खुद अपने से करना ही पड़ेगा। 2.5 लाख वो बाकी किसी गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू उठा सकता है। तो जो भी उसको प्रोजेक्ट खोलने में खर्चा आ रहा है उसका 15% बंदे को अरेंज करना पड़ेगा, जिसमें से 10% उसकी खुद की कैपिटल होनी चाहिए और 5% किसी और गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू वो कर सकता है। और बाकी 85% जो कॉस्ट है वो इसको स्टैंड अप इंडिया लोन के थ्रू मिल जाएगी। इस पे इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, इस पे सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट लगेगा। जो भी बैंक का बेस रेट होगा उसमें 3% ऐड करके, और जो टेन्योर प्रीमियम होगा कि आप 5 साल का लोन ले रहे हो, 6 साल का ले रहे हो, 7 साल का ले रहे हो, उस हिसाब से टेन्योर प्रीमियम होगा, उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। अब रीपेमेंट कितने में करनी पड़ेगी आपको, 7 साल। 7 साल के अंदर लोन अमाउंट वापस करना पड़ेगा आपको बैंक को। और साथ ही साथ यहाँ पे 18 मंथ्स का मॉनिटोरियम पीरियड मिलता है आपको। मॉनिटोरियम पीरियड क्या होता है, जिसमें आपको बैंक को ईएमआई नहीं देनी होती। जैसे कि समझ लो आपने आज बिजनेस खोला, तो अगले महीने आपको प्रॉफिट थोड़ा ना आएगा, अगले महीने आप उसको थोड़ा चलाओगे, फिर उस पर पैसे लगाओगे, फिर उसको बेचोगे, तब जाके आपको कहीं 2 4 5 6 महीने बाद प्रॉफिट आएगा। तो उसके बाद ही तो आप बैंक की किस्त दे पाओगे। तो यहाँ पे क्या है, बैंक आपको मैक्सिमम 18 मंथ का मॉनिटोरियम पीरियड भी प्रोवाइड करता है अंडर दिस लोन, जिसमें क्या होता है आपको बैंक को ईएमआई प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती। अब इसको जो लोन है, ये 85% जो लोन दिया जा रहा था, ये किसके लिए दिया जा रहा था आपको, टर्म लोन भी इसमें इंक्लूड था और वर्किंग कैपिटल भी इसमें इंक्लूड थी। टर्म लोन क्या होता है, जैसे समझ लो मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लगा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए अपने मशीन्स इंस्टॉल करूंगा। तो मशीन्स की जो कॉस्ट होगी उसके उसके लिए जो लोन मिलेगा मेरे को, वो क्या होगा आपका टर्म लोन। अब जैसे मैंने समझ लो टेक्सटाइल फैक्ट्री खोली अपनी, तो मैंने टेक्सटाइल की मशीन लगा दी। अब टेक्सटाइल मशीन लगा दी, अब मेरे को कपड़ा बनाना है, ठीक है, मेरे को शर्ट बनानी है, तो उसके लिए मेरे को कॉटन चाहिए, फैब्रिक चाहिए, ठीक है, थ्रेड चाहिए। तो वो क्या होता है मेरा, वो मेरा वर्किंग कैपिटल होता है। उसके लिए जो लोन मिलता है मेरे को, वो मेरा वर्किंग कैपिटल होता है। क्योंकि देखो क्या होता है, वर्किंग कैपिटल लोन दिया जाता है आपको जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे समझ लो मेरी फर्नीचर की दुकान है, फर्नीचर की दुकान है, अब उसमें जो मशीन्स होंगी उसके लिए मेरे को क्या लोन मिलेगा, टर्म लोन। अब मेरे को फर्नीचर बनाना है, बेचना है, पैसे कमाने हैं। तो फर्नीचर बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए होगा, लकड़ी चाहिए होगी, ठीक है, फिर कीलें चाहिए होंगी, आयरन वाली कील जो होती हैं, कील चाहिए होंगी, ठीक है, फिर मेरे को फेविकॉल वगैरह चाहिए होगा। फिर मतलब ऐसे जो चीजें चाहिए होती है, रॉ मटेरियल जो चाहिए होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, वर्किंग कैपिटल। उसके लिए जो पैसा चाहिए होता है उसको क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे आपको टर्म लोन भी दिया जाता है, वर्किंग कैपिटल लोन भी दिया जाता है। अब जो वर्किंग कैपिटल लोन दिया जा रहा है आपको, अगर वो 10 लाख तक का है तो आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के रूप में दिया जाएगा, और 10 लाख से ऊपर है तो आपको कैश क्रेडिट की फैसिलिटी में दिया जाएगा, जिसको हम सीसी भी बोलते हैं। इसके लिए क्या होता है, आपको बदले में कुछ चीज गिरवी रखनी पड़ती है, अपना स्टॉक वगैरह गिरवी रखना पड़ता है, और उसके ऊपर आपको लिमिट दे देते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है, मतलब बेसिकली इसमें क्या होता है, आपके अकाउंट में पैसे नहीं भी होंगे तब भी आप उसमें से विड्रॉल कर सकते हो, जैसा कि आपको पीएमजेडीवाई अकाउंट्स में मिलता है, प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट्स में जो मिलता है आपको, ठीक है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। बेसिकली क्या होता है, वो आपके अकाउंट में पैसा नहीं होगा या आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस होगा, तब भी आप उसमें से पैसे विड्रॉल कर सकते हो। आपको कुछ लिमिट प्रोवाइड की जाती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आपकी वर्किंग कैपिटल लोन जो है वो 10 लाख से कम है, तो 10 लाख या 10 लाख से कम है तो आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, और 10 लाख से ऊपर है तो आपको कैश क्रेडिट सीसी लिमिट प्रोवाइड की जाएगी, जिसके लिए आपको बदले में क्या रखना पड़ेगा, कोलेट्रल गिरवी रखना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब यहाँ पे बात करते हैं हम सिक्योरिटी की। तो देखो प्राइमरी सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है, इसमें प्राइमरी सिक्योरिटी मस्ट है, आपको कुछ ना कुछ चीज गिरवी रखनी पड़ेगी बैंक के पास, साथ में आपको कोलेटरल भी रखना पड़ेगा। पर यहाँ पे क्या बोला, अगर आप कोलेटरल नहीं रख रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, प्राइमरी सिक्योरिटी के साथ अपनी जो स्कीम है, अपना जो लोन है उसको कवर कर सकते हो अंडर क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर स्टैंड अप इंडिया लोन्स, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ता है। अब यहाँ पे कितना कवरेज मिलेगा आपको अंडर दिस स्कीम, तो सपोज अगर आपने स्टैंड अप इंडिया लोन ले रखा है एक 40 लाख रुपए का, 40 लाख रुपए का आपने स्टैंड अप इंडिया लोन ले रखा है और आपका लोन हो जाता है एनपीए, तो बैंक जो है उसको ये क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम से कितना पैसा वापस मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आपका लोन 10 लाख से लेके 50 लाख तक के बीच का है तो आपका कितने का कवर मिलेगा, 80% का कवर मिलेगा। तो इस केस में क्या होगा, 32 लाख रुपए जो है वो बैंक को वापस मिल जाएंगे थ्रू दिस फंड। पर यहाँ पे अगर आपका लोन समझ लो 70 लाख रुपए का है, 70 क्या 80 का रख लो, चलो 80 लाख रुपए का है, तो उस सिनेरियो में अगर आपका लोन एनपीए हो जाता है तो बैंक को कितना पैसा मिलेगा थ्रू दिस फंड। तो देखो यहाँ पे आपके जो लोन है एनपीए लोन, इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक बोला है 10 लाख से 50 लाख तक के लिए आपको कितना मिलेगा, 80%, और उसके ऊपर जो भी डिफॉल्ट होगा उसके लिए 50%।
तो 80 लैक्स को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। एक हो गया आपका 50 लाख, जो कि आपका फर्स्ट कैटेगरी में आ जाएगा, जिसपे आपको 80% लोन वापस मिल जाएगा, यानी कि आपको कितना मिल जाएगा, 40 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। और बचा हुआ 30 लाख आपका आएगा सेकंड कैटेगरी में, जिसपे आपको 50% यानी कि 15 लाख रुपए मिलेंगे। तो टोटल कितना पैसा मिल जाएगा बैंक को, 55 लाख रुपए। वहीं अगर मैं बात करूं, देखो जो स्टैंड अप इंडिया है इसमें लोन मैक्सिमम मिनिमम कितना होता है, 10 लाख का, और मैक्सिमम कितना होता है आपका 100 लाख का, यानी कि 1 करोड़ का। तो अगर किसी व्यक्ति ने 1 करोड़ का लोन ले रखा है और वो एनपी हो जाता है, तो बैंक को कितना पैसा मिलेगा अंडर क्रेडिट गारंटी फंड। तो बैंक को कितना पैसा मिलेगा, देखो 100 लाख है, यानी कि पहले आप 50 लैक्स आएगा आपका पहली कैटेगरी में, और नेक्स्ट 50 लैक्स आएगा आपका सेकंड कैटेगरी में। तो पहली कैटेगरी में आपको 80% मिलेगा, यानी कि 40 लाख रुपीज मिल जाएगा, और नेक्स्ट कैटेगरी में आपको 50% मिलेगा, यानी कि 25 लैक्स मिल जाएगा। तो टोटल कितना पैसा मिल जाएगा बैंक को, 40 प्लस 25, 65 लाख रुपए बैंक को मिल जाएंगे अंडर दिस लोन। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, बैंक को एक्स्ट्रा फी पे करनी पड़ती है फॉर अवेलिंग दिस स्कीम। ये एक तरीका क्या है, एक तरीके का इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है कि अगर बाय चांस आपका लोन खराब हो जाता है तो हम आपके लोन के पैसे देंगे। तो अगर कोई चीज इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है तो बदले में आपसे प्रीमियम भी लेगी। सेम एज बाइक इंश्योरेंस ले लो, आप अपनी बाइक का हर साल इंश्योरेंस करवाते हो, क्यों करवाते हो, कि कल को अगर मेरी बाइक का एक्सीडेंट हो जाएगा तो मेरे को पैसे कौन देगी, इंश्योरेंस कंपनी देगी। पर अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ तो आपकी जो ईयरली फीस होती है वो तो कंपनी को जाती ही है। तो वैसा ही सिस्टम यहाँ पे होता है, बैंक जो है वो अपने आप को अवेल करता है कि यार इस बंदे ने एक प्राइमरी सिक्योरिटी दे रखी है, कोलेटरल के रूप में कुछ भी नहीं दिया, और बाई चांस अगर इसका कल को लोन खराब हो गया, एनपी हो गया, तो मेरा पैसा डूब जाएगा। तो बैंक क्या करता है, इस लोन को अवेल कर लेता है अंडर क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम, और बदले में क्या करना पड़ता है, बैंक को प्रीमियम पे करना पड़ता है। और अगर बाय चांस लोन एनपीए हो गया तो इस फंड से बैंक को पैसे वापस आ जाएंगे, और अगर लोन एनपीए नहीं हुआ, लोन कस्टमर ने ही पे बैक कर दिया, तो जो प्रीमियम के पैसे गए वो तो जाएंगे, ठीक है, वो वापस नहीं मिलते। ठीक है, तो ये था हमारा स्टैंड अप इंडिया। जल्दी से कवर करते हैं हम अपना सेकंड मिशन और बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट मिशन है हमारा मिशन अमृत सरोवर, और ये लॉन्च हुआ था हमारा ईयर 2022 में। अब देखो ये जो मिशन है ये किसी एक मिनिस्ट्री का नहीं, जैसे पिछले हमने क्या पढ़ा स्टैंड अप इंडिया, वो क्या है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें आपकी 7 मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। हालांकि सबसे एंकर रोल जो है वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का, पर बाकी 7 मिनिस्ट्रीज भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। दूसरा, इसमें एक मेन रोल है किसका, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जो कि क्या करेगा, इसकी अमृत सरोवर के लिए वेबसाइट एप्लीकेशन वगैरह फॉर्म करता है। तो ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये लोकेटेड कहाँ है, मतलब ये इंस्टीट्यूट, तो ये लोकेटेड है आपका गांधीनगर गुजरात में। अब ये तो बात होगी हमारी इंफॉर्मेशन की। अब बात करते हैं अमृत सरोवर है क्या। बेसिकली इसका मेन टारगेट एरिया क्या है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में 75 एटलीस्ट 75 अमृत सरोवर बनाना। अमृत सरोवर मतलब पॉन्ड टाइप बनाना, ठीक है, ऐसे पॉन्ड से बनाना जिसमें आपका पानी स्टोर हो, नेचुरल वाटर, रेन वाटर, ये सब स्टोर हो, ताकि क्या हो, एक तो ग्राउंड वाटर लेवल जो वाटर का है वो इंक्रीज हो, साथ ही साथ आपका वाटर जो है वो इरिगेशन पर्पस के लिए यूज हो सके, और आपकी वाटर की स्केर्सिटी को रिमूव किया जा सके। साथ ही साथ इनका टारगेट क्या है, जहां पर भी ये अमृत सरोवर बनेगा इसके आसपास हम ट्रीज लगाएंगे, इसके आसपास ट्रीज लगाएंगे, ताकि हमारा प्लांटेशन एरिया भी थोड़ा इंक्रीज हो। तो ये आपका मेन फोकस एरिया है इसका। तो यहाँ पे अमृत सरोवर में देखो मेन टारगेट क्या है, एक तो हर डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट कम से कम कितने पॉन्ड्स बनेंगे, 75 पॉन्ड्स बनेंगे। एक पॉन्ड जो होगा उसका मिनिमम एरिया कितना होगा, 1 एकड़ का या 0.4 हेक्टेयर का, और उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए पानी स्टोर करने की, 10,000 क्यूबिक मीटर की उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए पानी स्टोर करने की। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या हुई, एक तो अमृत सरोवर स्कीम लॉन्च कब हुई, 2022 में। टोटल मिनिस्ट्रीज कितनी है इसमें इन्वॉल्व, तो टोटल 7 मिनिस्ट्रीज है, जिसमें से एंकर रोल किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का। फिर ये जो इसकी जो ऐप है, इसका जो पोर्टल है वो किसने बनाया है, वो बनाया हमारा भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जो कि कहाँ लोकेटेड है, गांधीनगर गुजरात में। अब इस स्कीम के तहत हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम कितने पॉइंट्स बनाए जाएंगे, तो कम से कम 75 पॉइंट्स बनाए जाएंगे। जो एक पाउंड होगा उसका मिनिमम एरिया कितना होना चाहिए, 1 एकड़ का या 0.4 हेक्टेयर का, और उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए वाटर स्टोरेज की, तो कितनी होनी चाहिए, कम से कम 10,000 क्यूबिक मीटर की उसकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे फंडिंग की। तो देखो जो हमने तालाब बनाने हैं, पॉन्ड्स बनाने हैं, अमृत सरोवर बनाने हैं, उसके लिए हमारे को पैसा भी तो चाहिए होगा कि भाई एक अगर आप तालाब बना रहे हो तो उसके लिए पैसा चाहिए होगा, वो पैसा कहाँ से मिलेगा। तो देखो मिशन अमृत सरोवर के लिए कोई फंड या कोई बजट एलोकेट नहीं किया गया है।
ठीक है, इसके लिए कोई अलग से बजट एलोकेट नहीं किया गया है, बल्कि इसको वेरियस स्कीम्स के साथ मर्ज कर दिया है। अब देखो हमारी एक स्कीम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। इसमें क्या है कि हर बंदे को 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट दिया ही जाएगा साल में। अब वो 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा तो इसके लिए फंड एलोकेट किया गया है। अब यहाँ पे क्या किया गया, मिशन अमृत सरोवर को इस स्कीम के साथ मर्ज कर दिया। उससे क्या होगा कि देखो आपने एक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार देना है, ठीक है। अब वो रोजगार कैसे दोगे, आप बोलोगे उसको चलो भाई तालाब बनाओ। तालाब कैसे बनाओ, ये अंडर मिशन अमृत सरोवर। तो इससे क्या होगा, देखो तालाब बनाएगा बंदा, उसको रोजगार मिल गया अंडर महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत, और हमारा तालाब बन गया अंडर मिशन अमृत सरोवर। तो हमारे दोनों टारगेट फुलफिल हो गए। पैसे कहां से मिलेंगे, इससे मनरेगा के लिए आपके लिए अलग से बजट एलोकेट किया गया होता है, तो वहां से पैसे निकाले जाएंगे। उसमें से ये जो व्यक्ति होगा जिसने रोजगार दिया है, जिसको रोजगार दिया है, उसको भी पैसे मिल जाएंगे, और ये जो तालाब बनाने का खर्चा आएगा वो भी उसी स्कीम से निकाल दिया जाएगा। तो ऐसे जो हमारी मिशन अमृत सरोवर है, इसको वेरियस स्कीम्स के साथ अटैच कर दिया है ताकि इसकी फंडिंग उसी स्कीम से निकाली जाए। इसके लिए अलग से फंड एलोकेट नहीं किया गया है। तो इसको मनरेगा के साथ अटैच कर दिया है, 15th फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स के साथ कर दिया है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ इसको मर्ज कर दिया है, ठीक है, ताकि उन्हीं स्कीम से पैसा निकाल के हमारे पॉन्ड्स बन जाए। तो ये मेन एम है इसका। तो इसके लिए कोई अलग से बजट एलोकेट नहीं किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या किया है, अब एक अमृत सरोवर बन रहा है, ठीक है, एक गांव में बन रहा है, एक विलेज में बन रहा है अमृत सरोवर, एक तालाब बन रहा है। उसकी देख रेख के लिए, उसके अरेंजमेंट के लिए क्या बोला गया है कि पंचायत लेवल पे 2 व्यक्तियों को सिलेक्ट किया जाएगा, एक पंचायत प्रतिनिधि और एक पंचायत लेवल ऑफिसर। तो पंचायत प्रतिनिधि जो पंचायत के लोग हैं वो खुद मिलके एक व्यक्ति को नॉमिनेट करेंगे और उसको पंचायत प्रतिनिधि सिलेक्ट करेंगे। तो इनका काम क्या होगा कि सारा काम प्रॉपरली हो रहा है, कहीं कोई फंड की चोरी तो नहीं हो रही, कहीं कोई सामान की चोरी तो नहीं हो रही, कहीं आपका फ्रॉड तो नहीं हो रहा, उस सब की देखरेख कौन करेगा, पंचायत प्रतिनिधि एंड पंचायत लेवल ऑफिसर। अब आपका सबसे मेन क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये रैंकिंग के बारे में, अंडर मिशन अमृत सरोवर सबसे ज्यादा जो पॉन्ड्स बनाए गए हैं वो कौन से स्टेट में बनाए गए हैं। तो नंबर 1 पे है आपका यूपी, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे कर्नाटका, चौथे पे राजस्थान एंड पांचवे पे महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये थी हमारी 2 स्कीम्स। बहुत जल्द आपको मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।